हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीआरपी हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था उसका सेकंड पार्ट। सीआरपी में हमने फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारा जो सीआरपी है वो हमारा एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है जिसे हम चेकअप के थ्रू देखते हैं। सीआरपी अगर लेवल इंक्रीज होता है तो एक बेसिकली हमें ब्रीफ आइडिया मिलता है कि इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी में चल रही है। अब हमने नेक्स्ट इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि जो सीआरपी है वो अगर बढ़ रहा है तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या-क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मतलब हमारे कौन से डिज़ीज़ में ये रिस्क फैक्टर बन सकता है सीआरपी अगर इसका लेवल बढ़ते जा रहा है या बहुत क्रोनिक हो चुका है इन्फ्लेमेशन, तो उसकी वजह से सीआरपी हमारी बॉडी में कंटिन्यू बनते रहेगा, बढ़ते रहेगा, लेवल हो सकता है इंक्रीज़ रहे। तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या मतलब डिज़ीज़ में ये रिस्क फैक्टर बन सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सीआरपी हमने सबसे पहले अभी फर्स्ट उसमें देखा था कि एक क्या है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जिसका वैल्यू है 0.3 mg पर dl टू 10 mg पर dl। ओके, तो बेसिकली हमने एक देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि सीआरपी क्या, इसकी नॉर्मल वैल्यू अगर इससे ऊपर होता है तो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी के थ्रू मार्कर हमें शो करता है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर से प्रोड्यूस होता है, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद ये कैसे बढ़ता है, कैसे मतलब इससे रिसेप्टर होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर पे ये अटैच बाइंड होता है, देन ये इन्फ्लेमेटरी उसमें आता है। ओके, बात आती है कि कैसे इफेक्ट करता है, मतलब रिस्क फैक्टर इससे क्या क्या हो सकता है। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर मतलब अगर सीआरपी हमारा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है लेवल हमारी बॉडी में और ये क्रोनिक हो चुका है। ओके, क्या हो चुका है? क्रोनिक हो चुका है। तो इससे क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? क्रोनिक मतलब इन्फ्लेमेशन बहुत टाइम से है और उसकी वजह से सीआरपी हमारे बॉडी में कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ओके, नंबर एक, पहले ये देखो सीआरपी है क्या? एक प्रोटीन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है। बेसिकली क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है ना। मतलब बेसिकली हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है बॉडी में, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है। तो बेसिकली ब्लड में है, तो बेसिकली कौन सी डिजीज ये ज्यादा रिस्क फैक्टर किस में रहेगा? हमारी जो वस्कुलर डिजीज है। ओके, तो वस्कुलर डिजीज में कौन कौन से आते हैं? बेसिकली कोरोनरी, कोरोनरी हार्ट डिजीज। ओके, नंबर दो, इस्चेमिक स्ट्रोक है ना। स्ट्रोक भी क्या, एक वस्कुलर डिजीज की वजह से हो रहा है। नंबर टी, वस्कुलर मोरालिटी। ओके, तो जो वस्कुलर मोटिलिटी है उस पर, तो बेसिकली वस्कुलर जो डिजीज है उसमें एक रिस्क फैक्टर कॉज होगा अगर सीआरपी कंटिन्यू हमारा बढ़ रहा है हमारे बॉडी में और क्रोनिक हो चुका है। ओके, अब देखते हैं इसमें कैसे होगा। कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, वस्कुलर, मतलब इसमें कैसे हेल्प रिस्क फैक्टर बन रहा है ये चेक करते हैं। अब आ जाते हैं नॉर्मल हमारे कहानी पे। बेसिकली जब वस्कुलर में इसमें स्ट्रोक या मोटिलिटी या कोरोनरी हार्ट डिजीज होगा तो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना। ब्लड फ्लो में हमारे, मान के चलो ये ब्लड है, ये पाइप है, ये ब्लड जा रहा है। ओके, अब इसमें हर चीज है। अब कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया मतलब प्लेग बन गया, ये छोटे छोटे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन आ गए जो इस ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं कि पूरा ब्लॉक कर दे, है ना, जिसके थ्रू हमारे वस्कुलर डिजीज आ रही है। अब सीआरपी इसमें रिस्क फैक्टर कैसे बन रहा है? अब क्या होगा? अब बेसिकली बनते कैसे हैं? बाय एनी कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंस, बाय एनी फैटी, एनी फाइब्रिनोजन, है ना। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो यहाँ पे फैट अकुमुलेट होगा, देन ये ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा जिसके थ्रू हमारा ब्लड फ्लो रुकेगा। अब क्या होता है, हमारे उसमें एक एलडीएल करके कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल। अब ये जो स्टडी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एक आर्टिकल है, मतलब जिसमें हमारा एक मेथड के थ्रू जो हमारा एनआईसी है उसमें ये रिसर्च और स्टडी हुई है कि सीआरपी कैसे इसमें इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो जो हमारा एलडीएल है ये क्या है? एक बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी में। ओके, अब ये जो एलडीएल है इसमें क्या होता है,
जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इसके जो मतलब एटम है या मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ओ एक्स एल डी एल, ठीक है, ये ओ एक्स एल डी एल बन जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज एल डी एल, ठीक है, मॉलिक्यूल। अब ये ऑक्सीडाइज कब होगा, जब हमारी बॉडी में अंडर ऑक्सीडेशन स्ट्रेस चल रहा होगा। अब ये क्या है, अंडर ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, ये क्या है एक टर्म, इसमें क्या होता है, जो हमारे अंडर ऑक्सीडेशन स्ट्रेस में क्या होता है, जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स जो मॉलिक्यूल है ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब जो हमारे ऑक्सीडेटिव को और एंटीऑक्सीडेशन जो इम्बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है किसी वजह से, किसी पैथोलॉजी की वजह से, हमारे जो मतलब हम जो खा रहे हैं, मतलब फैट ज़्यादा आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसके थ्रू ये ऑक्सीडेशन, ये बैलेंस जो था इम्बैलेंस हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर ऑक्सीडेशन स्ट्रेस। इसमें अभी डीप नहीं जाएंगे। तो जब ये क्रिया मतलब ये प्रोसेस होती है तो उसमें एलडीएल क्या हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन एलडीएल, सॉरी ऑक्सीडाइज एलडीएल बन जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो यहाँ पे फिर जब ये ऑक्सीडाइज होता है, ये ध्यान रखना, जो ऑक्सीडाइज एलडीएल होता है इसमें क्या होता है, हमारा एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोरिल, ठीक है, एक फॉस्फोरिल, ठीक है, या फॉस्फोरिल कोलिन भी बोल सकते हो, ठीक है, फॉस्फोरिल कोलिन या फॉस्फोरिल कुछ भी बोल दो, मतलब बेसिकली क्या टारगेट है, फॉस्फो, जो हमारे फॉस्फोकोलिन ग्रुप है ना, ये इसमें होता है। अब ये जो फॉस्फोकोलिन होता है, ये रिसेप्टर हमारा किसका होता है, आपने फर्स्ट लेक्चर में अगर ध्यान से देखा होगा तो जब हमारी इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ पे कुछ फॉस्फो ग्रुप आते हैं, हमने देखा था कि सीआरपी कैसे बढ़ेगा, इस फॉस्फो ग्रुप को पहचानेगा और वहाँ पे बाइंड होगा तो ये बढ़ते जाएगा सीआरपी, है ना। तो जो फॉस्फोरिल कोलिन ग्रुप है एलडीएल में ऑक्सीडाइज हो जाता है जब, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है, तो ये सीआरपीएफ क्या होता है, इसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, तो ये समझ में आ गया, फॉस्फोरिलिन आ गया, ये रिसेप्टर है। अब ये सीआरपी प्लस हमारा ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल एलडीएल का बाइंड हो गया, ठीक है। अब ये क्या फॉर्म करेगा, एक प्लेक, ठीक है, ये प्लेक क्या फॉर्म करेगा, बेसिकली अर्थ्रोस्क्लेरोसिस, है ना, ऑर्थोस्क्लेरोसिस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, ओके। तो बेसिकली कहानी आप समझते हैं, फॉस्फोरिल कोलिन कहाँ से आ रहा है, जब ऑक्सीडाइज हो जा रहा है एलडीएल ग्रुप, एलडीएल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया तो वहां पे ये आ रहा है रिसेप्टर, तो हमने देखा था सीआरपी इस रिसेप्टर को पहचानता है और इस पर बाइंड होता है, ठीक है, बाय कैल्शियम चैनल या जिसके थ्रू बात की। तो सीआरपी और एक्स ओ एक्स एलडीएल जब बन जाएंगे, ये क्या फॉर्म कर देंगे, एक प्लेक फॉर्म कर देंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, किसका, वस्कुलर, हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब जो ये छोटा छोटा है हमारे प्लेक या प्लग बन रहा है जिसके थ्रू ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, इसमें मान के चलो कोलेस्ट्रॉल एक रीजन है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारा बेड कौन सा है, एलडीएल, अगर ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज मतलब अंडर ऑक्सीडेशन स्ट्रेस में, तो यहाँ पे हमारा सीआरपीएफ इसके साथ बाइंड कर देगा और इस प्लेक फॉर्म होने में और आसानी हो जाएगी, है ना। तो एक रिस्क फैक्टर है सीआरपीएफ वस्कुलर डिजीज में, कैसे, ऐसे, कैसे, अगर एलडीएल मतलब बेसिकली प्लेक फॉर्म हो रहा है, अर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो रहा है, तो वहां पे हमारा सीआरपीएफ उस क्लस्टर के साथ बाइंड होके उसको और हेल्प करेगा किसमें, प्लेक बनने में, जिसके थ्रू हमारा क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो ठीक हो गया, ये समझ में आ गया कि कैसे हमारा ब्लड ये वस्कुलर डिजीज में सीआरपी कैसे हेल्प कर रहा है, ओके। अब कोरोनरी हार्ट डिजीज मतलब हार्ट, कोरोनरी क्या है, आर्टरी है, उसमें भी प्लेग बनेगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उसमें स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक, अब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो हो सकता है रिस्क फैक्टर सीआरपी उसमें भी बन जाए, स्ट्रोक में, वस्कुलर मोर्टेलिटी में, ओके। अब ये सब कहानी हो गई कि सीआरपी कैसे बनता है।
सॉरी, कैसे रिस्क फैक्टर है अदर कंडीशन में। तो सीआरपी अगर हमारी बॉडी में कंटिन्यू बढ़ते रहता है लेवल, कोई क्रोनिक हो गया, मान के चलो किसी को 1 ईयर 2 ईयर से कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शियस डिजीज चल रहा है, कुछ भी चल रहा है जिसके थ्रू सीआरपी हमारे बॉडी में कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, या कंटिन्यू प्लेटिव फॉर्म पे है कि जो उसका नॉर्मल 10 mgdl से ऊपर ही है, तो वो क्या करेगा, हमारे ऐसे हार्ट डिजीज मतलब रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो बार बार हमने रूटीन टेस्ट के थ्रू हर चीज देखना है जिसके तुम्हारे हमारा बॉडी हेल्थ सही रहे। ओके, अब ये सब कहानी हो गई। अब जैसे मान के चलो अंडर ऑक्सीडेशन स्ट्रेस होता है, तो उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, वो होता है। बट मेनली कहानी जो हमारी थी सीआरपी कैसे अदर डिजीज में रिस्क फैक्टर बनेगा अगर ये कंटिन्यू बढ़ेगा। तो वस्कुलर डिजीज में बनेगा, और क्यों बनेगा हमारे ये भी देख लिया, क्योंकि ऑक्सी एलडीएल में क्या होता है, फॉस्फोरिलकोलिन जो बाइंडिंग वाला होता है वो इसमें ऐसे बाइंड होकर ऑर्थोस्क्लेरोसिस में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये हमें सीआरपी का पता चल गया कि कैसे कैसे वस्कुलर डिजीज में रिस्क फैक्टर बनेगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई मेरे से मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।